हेलो दोस्तों, मैं कृपाल आप सभी लोगों का आदर्श क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इतिहास विषय से संबंधित एक टॉपिक भारत पर अरबों और तुर्कों के आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण का अध्ययन करने से पहले हमें भारतीय इतिहास अर्थात इंडियन हिस्टोरी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना आवश्यक है। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह प्राचीन भारतीय इतिहास का ही हिस्सा है, अर्थात भारत पर अरब और तुर्क आक्रमण। भारत पर किस प्रकार अरब और तुर्क आक्रमण करते हैं, उस समय की क्या सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। भारत पर अरबों और तुर्कों के आक्रमण को जानने से पहले हमें भारत की उस समय की स्थिति अर्थात उस समय की सिचुएशन, हर स्थिति के बारे में पता होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जो आज भारत का मैप, नक्शा, मानचित्र आपको दिखाई देता है वो दरअसल 15 अगस्त 1947 से पहले कुछ और था। यहाँ पर जो भारत से सीमा पर पाकिस्तान देश है, जो बंटवारे के समय एक अलग हुआ देश है। यहीं पर सिंध नाम की एक जगह थी जो भारत में ही थी उस समय। सिंध का शासक उस समय दाहिर सेन था। देखिए दोस्तों, आगे उस समय श्रीलंका का एक राजा हुआ करता था और अरब ईरान सिंध में ही एक जगह थी देवल थट्टा नाम की। वहाँ पर देवल थट्टा नाम की जगह थी सिंध में। उस समय सिंध का शासक दाहिर सेन था। 711 ईस्वी की बात है जब श्रीलंका के शासक अरब और ईरान के शासक को एक हीरे जवाहरातों एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं से भरा हुआ जहाज भेजते हैं अरब एवं ईरान के शासक को। जब सिंध में ही एक जगह है देवल थट्टा, सिंध के देवल थट्टा स्थान पर उस जहाज को लूट लिया जाता है। और जब अरब और ईरान के शासक एवं गवर्नर को इस बात का पता चलता है तो वो सिंध के शासक दाहिर सेन को कहते हैं कि उस जहाज को हमारे यहाँ भेज दिया जाए, और इस बात से क्रोधित होना एवं जहाज वापस भेजने की बात कहते हैं। उस समय सिंध का शासक दाहिर सेन था और अरब एवं ईरान के शासक और गवर्नर मोहम्मद एजाज जो कि शासक था अरब ईरान का, और वालिद जो गवर्नर था अरब ईरान का। अरब ईरान के शासक की धमकी, अरब और ईरान के शासक सिंध के शासक दाहिर सेन को धमकी देते हैं। सिंध के शासक दाहिर सेन को इस बात की धमकी देते हैं कि वह हमारे पास उस जहाज को भेज दें, परंतु सिंध के शासक दाहिर सेन जो कि बड़े वीरता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर जो जहाज है उसे हम वापस नहीं भेजेंगे। जब इस बात का पता अरब ईरान के शासक एवं गवर्नर को पता चलता है तो वहाँ अरब के द्वारा सिंध पर आक्रमण की योजना बनाई जाती है। और उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसके नेतृत्व में युद्ध करने के लिए 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना आती है, अरबी सेना, जो मोहम्मद बिन कासिम उसका सेनापति था। जब सिंध पर आक्रमण किया जाता है उस समय वहाँ का शासक दाहिर सेन था और मोहम्मद बिन कासिम अर्थात अरब की सेना और सिंध के शासक दाहिर सेन अर्थात सिंध और अरब के बीच रावर का युद्ध होता है, जो 20 जून 712 ईस्वी में होता है। दोस्तों, इस डेट को बिल्कुल याद रखिए क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट ही कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रावर का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी को होता है।
अरब और ईरान के सेना के नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम करते हैं, जबकि सिंध के शासक दाहिर सेन के मध्य 20 जून 712 ईस्वी को रावर का युद्ध होता है, जिसमें दाहिर सेन वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा जाता है और मोहम्मद बिन कासिम को इस युद्ध में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अरबों के द्वारा ये वह आक्रमण है जो सफलतापूर्वक किया हुआ है, अर्थात इसमें अरबों को सफलता मिली थी, जबकि जो 636 ईस्वी में उठाने पर किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती थी। तो प्रथम सफलतापूर्वक आक्रमण 712 ईस्वी में रावर का युद्ध जीतने के बाद 20 जून 712 ईस्वी में प्रथम सफलतापूर्वक आक्रमण हुआ था। दाहिर सेन के दो पत्नी थीं, एक का नाम रानी बाई, दूसरी का नाम लाड़ो बाई। कुशलतापूर्वक सामना करना। उनकी जो पत्नी थी एक रानी बाई, उन्होंने उनके पति दाहिर सेन की मृत्यु के पश्चात काफ़ी सामना किया, काफ़ी संघर्ष किया, परंतु अंत में इतना संघर्ष करने के पश्चात रानी बाई के द्वारा रानी बाई जौहर कर लेती हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। उनके दो पुत्री थीं दाहिर सेन के, एक का नाम था सूर्यबाई, दूसरी का नाम था पारमेल देवी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 20 जून 712 ईस्वी को रावर के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, तो इसके पश्चात वो भारत में कई दिनों तक डटा और उसने भारत में कई विजय भी प्राप्त की। मोहम्मद बिन कासिम की भारत पर अन्य विजय। किस प्रकार उसने भारत पर अन्य विजय प्राप्त की थी? पेशावर पर भी उसने विजय प्राप्त की थी 713 ईस्वी में। मुल्तान पर भी उसने विजय प्राप्त की थी 713 ईस्वी में। पेशावर पर 713 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। यहाँ से अधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण पेशावर का नया नाम स्वर्ण नगरी रखा गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अर्थात यहाँ से उसे इतना सोना लगा, इतना अधिक स्वर्ण प्राप्त हुआ कि उसने पेशावर का नाम बदल कर ही स्वर्ण नगरी रख दिया। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को जीतने के पश्चात उसका नाम स्वर्ण नगरी रखा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अत्यधिक शक्तिशाली बनने की योजना बनाना। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, कई क्षेत्रों पर, पेशावर पर विजय प्राप्त कर ली, मुल्तान पर विजय प्राप्त कर ली, इसके पश्चात उसने एक योजना बनाई कि मैं जो ये दाहिर सेन की दो पुत्रियां हैं, इनको अरब ईरान के शासक के यहाँ भेज देता हूँ और वह इनके द्वारा मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पर शासन करने के लिए कहेंगे। और दाहिर की दोनों पुत्रियाँ अरब के शासक पास भेज देता है, परंतु सूर्यबाई और पारमिल की चतुराई, परंतु दाहिर सेन की दोनों पुत्रियाँ सूर्यबाई और पारमिल एक चतुराई खेलती हैं और वह अरब के शासक दोनों के द्वारा अरब के शासक को भ्रमित करना। सूर्यबाई और पारमिल देवी ये बात कहती हैं कि जिस मोहम्मद बिन कासिम ने आपके पास हमें भेजा है, उसने आपको भ्रमित किया है और आप से पहले उन्होंने हमारा भोग कर लिया, अर्थात हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। इस बात को सुनकर अरब ईरान के शासक मोहम्मद एजाज को वहाँ के शासक क्रोध में आ जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को भैंस की खाल में लपेटकर लाना, अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के प्रति आदेश दिया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को भैंस की खाल में लपेटकर यहाँ पर लाया जाए। ऐसा ही किया गया, खाल में लपेटकर लाया जाता है तो मोहम्मद बिन कासिम की तीसरे दिन ही मृत्यु हो जाती है। परंतु पारमिल देवी एवं सूर्यबाई ने इस बात का झूठ बोला था कि उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। और जब झूठ का पता अरब और ईरान के शासक को पता चलता है, अर्थात झूठ का पता चलना अरब के शासक को, जब अरब ईरान के शासक मोहम्मद एजाज को इस झूठ का पता चलता है, सूर्य देवी, पारमिल देवी
दोनों को ईंट की दीवार में चुनवा दिया जाता है, अर्थात सूर्या देवी और पारमिल देवी को ईंट की दीवार में चुनवा दिया जाता है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए दोस्तों, कई बार बादशाह एवं सुल्तान शब्द का अर्थ, इन दोनों शब्दों में काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। बादशाह शब्द, पाद का अर्थ होता है स्थायी और शाह का अर्थ होता है शासक, अर्थात स्थायी शासक जो किसी के अधीन ना रहकर कार्य करता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जो किसी की बात न मानकर अपने स्वयं की मत के द्वारा शासन करता है, उसे बादशाह कहा जाता है। पाद का अर्थ होता है स्थायी, शाह का अर्थ होता है शासक, अर्थात स्थायी शासक। जबकि इसके विपरीत सुल्तान शब्द, किसी के अधीन रहकर शासन करना, खलीफा के द्वारा पत्र जारी किया जाना, अर्थात किसी के अधीन रहकर जो शासन करता है उसे सुल्तान कहा जाता है। सुल्तान मुस्लिम शासकों में से होते हैं। खलीफा के द्वारा जो पत्र जारी किया जाता है उस पत्र का नाम है सनद। जिस पत्र में लिखी हुई बातों के अनुरूप जो शासन करता है उसे सुल्तान कहा जाता है, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से कार्य न कर सके उसे सुल्तान कहा जाता है। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।